नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। दिल्ली आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम उपस्थित हैं आपके समक्ष एक बार पुनः 30 कदम 2.0 सीरीज के हिस्ट्री विषय के वीडियो को लेकर के, जिसमें आज हम अपने इस चैप्टर में पूरे इतिहास से जो मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, जो छोटे मोटे क्वेश्चन हैं, कथन वाले क्वेश्चन है, किसी के स्टेटमेंट है, कुछ दर्शन क्वेश्चन है, कुछ और अदर चीजें जो छूट गई थी या जिनसे कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, हम उनसे आज बात करेंगे। और उन 30 प्रश्नों को हम सवालों को हल करने का प्रयास करेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते। स्वतंत्रता के बाद का जो भारत है बेसिकली इसका मेन टॉपिक है और विविध हमने इसमें लिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो यहां पर पहला सवाल आपके समक्ष ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है। ये बेसिकली जोड़ी मिलाव वाले क्वेश्चन है, जहां पर आपको एक तरफ कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट के नाम दिए गए हैं और उसके अगेंस्ट आपको उनके डेट को मिलान करना है कि कब कब इनको कौन कौन से मतलब कब कब इनको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया था। ठीक है, तो यहां पर अजंता, हम्पी, महाबोधि मंदिर और शांति निकेतन। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। तो याद रखिएगा अजंता यानी कि जो महाराष्ट्र का जो केव है ना, वो बेसिकली 1983 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था। हम्पी का जो मंदिर है हम्पी का जो विजयनगर के अवशेषों वाला स्थल है और वहां के पूरे जो टेम्पल्स हैं उनको मिला था 1986 में। महाबोधि मंदिर को मिला था 2002 में, यानी कि बोध गया, ये गया वाला है। और शांति निकेतन जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी से जुड़ा हुआ है बंगाल में, वो है 2023 में। ठीक है, तो सिंपल था, 1 का 2, बी का 1, सी का है 4 और डी का है 3। तो 2 1 4 3 अगर कहीं पे होगा 2 1 4 3, 2 1 4 3, बी ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर है वो बी हो जाएगा और ये आप इस प्रकार से जोड़ी मिला सकते हैं। ठीक है, हालांकि आपको सब याद रखने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में आप याद रखिएगा जो शुरुआत के 1-2 है जो इंपॉर्टेंट वाले, जो मतलब जो शुरू में जो मिले थे 83 के आसपास, और उसके बाद फिर अंत में जो लास्ट में मिले हैं 2-4 साल के आखिरी के, उसको याद रखिएगा ज्यादातर। ठीक है, वहीं से क्वेश्चन आने के चांसेस यहाँ पर ज्यादा है। नेक्स्ट, यहाँ पर फिर से मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। एक तरफ कुछ गुफाएं हैं और उसके बाद उनके संस्कृति या काल के रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन है, कब कब के ये लोग गुफाएं हैं। तो बराबर की गुफा, बराबर केव्स, ये हमारे मौर्य काल से मिली हुई है। ठीक है, बराबर की गुफाएं जो थी वो अशोक के बेटे दशरथ के समय की है। ठीक है, अशोक के समय की भी है और अशोक के पोते दशरथ के समय की भी है यहाँ पर गुफाएं। इसके बाद अजंता की गुफाएं जो है वो गुप्त वकाटक, एलोरा में अधिकतर आपको राष्ट्रकूट मिलेंगे, और कार्ले का चैत्य जो है या कार्ले की गुफाएं जो है वो सातवाहन काल से रिलेटेड मिल जाएंगे। तो यहाँ पर सिंपल जमा जुमाया है ABCD, ये सारा आराम से आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। अमरावती कला के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अमरावती कला बेसिकली साउथ में, दक्षिण के तरफ आपका महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रा, इस साइड की कला है जो एक प्रकार की मूर्ति कला के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या बोल रहा है कि यह दक्षिण भारत में विकसित हुई थी। इट डेवलप्ड इन साउथ इंडिया, बिल्कुल सही है ना। कहां पर, साउथ इंडिया में। अमरावती केव्स बेसिकली महाराष्ट्र से लेकर के आगे की ओर। इसके बाद इसमें बुद्ध के मानव प्रतिमा प्रारंभ से ही प्रमुख रही। इट इन दिस द ह्यूमन स्टैचू ऑफ बुद्धा रिमेन्ड प्रोमिनेंट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो यहां पर यह ध्यान रखना है कि बुद्ध की जो प्रतिमा थी वो इसमें शुरू से ही मतलब बौद्धिज्म से रिलेटेड है। तो ये बुद्धिज्म में गौतम बुद्ध ही मेन है, इसलिए यहां पर ये स्टेटमेंट सही है। तीसरा, कथात्मक शिल्पांकन अत्यंत विकसित है। नैरेटिव पैनल्स आर हाईली डेवलप्ड। नैरेटिव पैनल मतलब इसमें क्या होता है कि एक स्टैचू है या फिर एक ऐसा प्लेट जैसा या फिर ऐसा स्टैचू बनेगा इसमें, और इसमें बहुत सारे क्या होंगे, स्टैचूज होंगे। मतलब एक कपल ऑफ स्टैचूज का यहाँ पे कलेक्शन होगा जो अपने आप में बहुत सारा एक कहानी नरेट करेगा। ठीक है, ये इसकी अमरावती की सबसे बड़ी खासियत है। तो ये आपको मिल जाएगा सही। तो 1 2 3 तीनों सही है, डी ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
निम्नलिखित स्थापत्य स्मारकों को उनके निर्माता संरक्षण से सुमेलित कीजिए। यहां पर स्थापत्य से अगेन यहां पर क्वेश्चन है, धमेक स्तूप, बृहदेश्वर टेम्पल, कुतुब मीनार, सांची स्तूप। तो सिंपल लग रहा है मुझे तो धमेक स्तूप बेसिकली अशोक के रिलेटेड ही है, क्योंकि यहां पर तो कोई और बौद्ध राजा है नहीं, है ना। बृहदेश्वर मंदिर, सॉरी धमेक स्तूप ये गुप्त काल का है, सॉरी गुप्त काल में डेवलप हुआ था धमेक स्तूप, ठीक है। बृहदेश्वर मंदिर ये है राजराज चोल के रिलेटेड। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक, बहुत सिंपल है। और सांची स्तूप जो है वो अशोक के संबंधित है, ठीक है। तो यहां पर ए ऑप्शन मिला लीजिए 4 से, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 3 और 4 डी का ऑप्शन 1। तो 4 2 3 1 यहां पर ऑप्शन होना चाहिए, 4 2 3 1 ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ए ऑप्शन करेक्ट है। सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे जोड़ी मिलाओ वाले क्वेश्चन में अगर आपको 1 या 2 भी बनते हैं तो आराम से क्वेश्चन बन जाते हैं हमेशा। कभी कभी वो फंसा देता है हालांकि, लेकिन अधिकतर समय पर वो बन जाते हैं, ठीक है। अगेन यहां पर मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा क्या क्या पूछ रहा है। स्थापत्य शैलियों को उनकी मुख्य विशेषताओं से सुमेलित कीजिए। मतलब यहां पर एक तरफ आपको क्या मिलेगी, मॉन्यूमेंट्स की स्टाइल्स मिलेगी, और मॉन्यूमेंट्स की स्टाइल मिलेगी यहाँ पर आर्किटेक्ट की, और उनकी विशेषताओं के बारे में पूछा है। जैसे नागर शैली या नागर आर्किटेक्ट स्टाइल की खास बात क्या है, यहाँ पर ऊंचा शिखर और उसमें आमलक होगा 100%, ठीक है। ऊंचा शिखर मतलब इस प्रकार से ऐसे मंदिर है, ठीक है, ये उसका ऊंचा शिखर होगा, ऊपर में क्या होगा, गोल सा आमलक, ठीक है। द्रविड़ शैली, गोपुरम, जो इनके गेट होते थे बड़े से भव्य द्वार, तो उसको गोपुरम कहा जाता था। तो ये जो भव्य द्वार है, भव्य द्वार गोपुरम, ये दक्षिण भारत की स्टाइल है, द्रविड़ शैली। बेसर शैली उत्तर और दक्षिण का एक जबरदस्त मिश्रण कहलाता है, बेसर शैली, जो आपको इस साइड पे मिलेगी, है ना, मध्य भारत के आसपास। और इंडो इस्लामिक शैली में मेहराब और गुंबद इसकी मुख्य विशेषताएं होती। मेहराब मतलब ये से, गुंबद मतलब आप ये समझिए इस प्रकार का डोम ऐसा होगा, ठीक है, और अंदर में मेहराब है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर भी सिंपल क्वेश्चन है। ए 4 से जुड़ रहा है, बी जुड़ रहा है 2 से, सी 3 से और डी 1 से, ठीक है। 4 2 3 1, 4 2 3 1 हमारे पास ए ऑप्शन में अवेलेबल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, इतिहास के साहित्यिक स्रोत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। यहां पर सोर्स ऑफ हिस्ट्री से क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा, सोर्स से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला, पुराणों में वंशानुक्रम के साथ भौगोलिक विवरण भी मिलते हैं। द पुराणास कंटेन जेनोलॉजिकल इंफॉर्मेशन एज वेल एज जियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन। तो यहां पर जो पुराण के संदर्भ में क्वेश्चन ये है कि क्या पुराणों में राजाओं के वंशानुगत या राजवंशों के वंशानुगत क्रम को बताता है, और उसके ज्योग्राफी के बारे में बताता है। तो बिल्कुल वंशानुगत भी है, यानी कि वंशों के बारे में बता रहा है, और उनके ज्योग्राफिकल लोकेशन को बिना उसके तो बता नहीं सकता वो, इसलिए यहां पर पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, जातक कथाएं केवल धार्मिक साहित्य है, उनसे सामाजिक आर्थिक इतिहास की जानकारी नहीं मिलती। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है जातक कथा एक्चुअल में अब कहना चाहिए कि भगवान बुद्ध के प्रीवियस जो बर्थ है उनके बारे में क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर हिस्ट्री से रिलेटेड ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है, सिर्फ कथाएं हैं, दंत कथाएं जैसी हैं, ठीक है। तो इसमें सच्चाई आपको नहीं है, तो उसको एज क्या बोलना चाहिए, इसको सोर्स के रूप में हम नहीं ले सकते, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ठीक है। 3, संगम साहित्य से तत्कालिक दक्षिण भारत की राजनीतिक सामाजिक आर्थिक स्थिति का ज्ञान होता है। ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। संगम साहित्य बहुत सारे हैं, ठीक है, जो कि दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास को बहुत अच्छे से विवरित करते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर जो 5th था हमारा, 6th था सॉरी, है ना, यहां पर तीनों स्टेटमेंट सही है, तो डी ऑप्शन में अवेलेबल है, 1 2 3 तीनों सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, अशोकास धम्मा वॉज नॉट the propagation of a religion but principle of state ethics. On what basis this statement correct? है ना, अब यहां पर स्टेटमेंट किससे है, अशोक के धम्म से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अशोक का धम्म जो है वो किसी धर्म का प्रचार नहीं था, बल्कि राज्य नैतिकता का सिद्धांत था। यह कथन किस आधार पर सही है। अब आपको इस स्टेटमेंट को सही ठहराना है, 4 में से आपको कौन सा बताना है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है,
शिलालेखों में ब्राह्मणवाद का विरोध बिल्कुल नहीं, यहां पर कहीं पे भी ब्राह्मणवाद का विरोध नहीं मिलेगा, है ना। सभी संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता, टॉलरेंस टुवर्ड ऑल सेक्ट, ये सही हो सकता है। आगे पढ़ते हैं। केवल बौद्ध संघ का समर्थन, सपोर्ट ओनली फॉर द बौद्धिस्ट संघ, ये स्टेटमेंट गलत है। केवल उन्होंने कहीं पे भी अपने धम्म में बौद्ध धर्म को प्रोपोगेट करने की या उसको विस्तृत करने की बात कहीं पर नहीं करी थी, ठीक है। और बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख, ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो यहां पर बी ऑप्शन सबसे सही है कि सभी संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता जो है वो दिखाता है कि वो एथिकल था, ठीक है। यानी कि जो अशोक का धम्म था वो धार्मिक ना हो करके लोगों को जीवन शैली उनके लिए जीवन शैली या जीवन जीने का तरीका प्रदान करता था, उनको नैतिकता, उनको मोरालिटी सिखाता था, ठीक है। मतलब जीवन जीना कैसे है सही तरीके से, ये उस पर रिलेटेड था, ना कि धर्म से रिलेटेड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप भी ऑप्शन करेक्ट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए ध्यान से, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सिक्कों को ऐतिहासिक स्रोत मानने के कारणों में शामिल है। द रीजन फॉर कंसिडरिंग कॉइन्स एज हिस्टोरिकल सोर्स इंक्लूड। अब यहां पर हमारे पास जो सिक्के होते हैं प्राचीनतम, उनसे इतिहास जानने की बहुत सारी जानकारियां मिल जाती है। तो उसके पीछे क्या क्या कारण है? तो पहला, शासकों की उपाधियां और धार्मिक झुकाव, टाइटल एंड रिलीजियस लेनिंग्स ऑफ द रूलर्स, बिल्कुल सही। शासकों की उपाधियां और उनके धार्मिक झुकाव, जैसे किसी सिक्कों पर अंकन है मान लीजिए नंदी और त्रिशूल का, तो इसका मतलब ये भगवान शिव को पूजा जा रहा है। कहीं पर गजलक्ष्मी का प्रतीक है तो इसका मतलब ये कि भगवान विष्णु का उपासक है, तो ये उसको दिखाता ही है, ठीक है। दूसरा, प्रशासनिक व्यवस्था की पूर्ण जानकारी, कंप्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहां पर प्रशासन की थोड़ी बहुत तो हम ले सकते हैं किस प्रकार का था, लेकिन पूर्ण जानकारी इस प्रकार से मिल पाना संभव नहीं है, ठीक है। तीसरा, आर्थिक स्थिति एवं व्यापारिक संपर्क, ये स्थिति आपको पता चल सकती है ना। किसी सिक्कों का कहीं और पे मिलना यह दिखाता है कि दोनों का ट्रेड आपस में होता था, तो आर्थिक स्थिति के बारे में पता चलता है। सोने के सिक्के ज्यादा है, समृद्धि दिखाता है। तांबे के सिक्के ज्यादा है, समृद्धि नहीं था, दिखाता है। कम सिक्के मिले, समृद्धि कम थी, ये सारी चीजें इससे पता चल जाती है। और चौथा, काल निर्धारण में सहायक भूमिका, तो सिक्के जो है वो काल के निर्धारण में भी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं, क्योंकि आप सिक्कों में तो डेट लिखा होता है, डेट नहीं होता तो उसकी जो उसकी जांच करने के बाद, जो कार्बन डेटिंग मेथड से उसका टाइम पीरियड पता करने के बाद हम उसको एक एग्जैक्ट किसका सिक्का ये हम बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 छोड़ करके सब सही है, 1, 3, 4, और यहाँ पर ऑप्शन बी अवेलेबल है, 1, 3 और 4 सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप आंसर बी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग मौर्यन आर्किटेक्चर। मौर्यकालीन स्थापत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा तथ्य सही है। यहां पर मौर्यन आर्किटेक्ट के बारे में बात की जा रही है। पहला, अशोक के स्तंभ एकाश्म मोनोलिथ थे। अशोक पिलर वर मोनोलिथ, बिल्कुल सही। अशोक के जो पिलर होते थे वो 3 भागों में बटे होते थे, है ना, लेकिन वो सारे एक ही पत्थर पे बनाए जाते थे। उसको एकाश्म पत्थर या एकाश्म स्ट्रक्चर कहा जाता है, मोनोलिथ। जैसे ये हो गया मेन पिलर, ये हो गया मेन पिलर। अब यहीं से इस पत्थर को ऐसे तराश करके ऊपर क्या बनाया जाएगा, ऐसे कमल के आकार का, सॉरी, ऐसे करके कमल के आकार का उल्टा कमल जो बनता था ऐसे करके, ठीक है, ये उल्टा कमल जैसा कुछ, ठीक है। और उसके ऊपर फिर ऐसे चबूतरा होता था जिसमें आपको किसी जानवर का आकृति देखने को मिलेगा, ठीक है, इस प्रकार की। हालांकि मैं इसे नहीं बन पाया, ठीक है, ये थोड़ा इस प्रकार से होगा, ये ऐसे करके, ये ऐसे, ठीक, इस प्रकार के होते थे। तो ये मोनोलिथ होते थे, मतलब ये ऊपर पशु आकृति से लेकर के नीचे पूरा खंबा जो था वो एक ही पत्थर से बनाया जाता था। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, स्तंभों पर पशु आकृतियां ईरानी प्रभाव दर्शाती है। अब यहाँ पे स्तंभों में आकृतियां जो थी वो अशोक की खुद की एक क्या बोलना चाहिए कलाकारी थी, या उसके समय की कलाकारी थी। ईरानियन जो स्तंभ होते हैं, जो अभिलेख होते हैं या जो उनके पिलर होते हैं, उसमें आपको पशु चिन्हों का भाव देखने को मिलेगा, उस पर ऊपर कुछ नहीं होता था। तो ये स्टेटमेंट गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है। तीसरा, मौर्य काल में पत्थर के प्रयोग की परंपरा पहली बार विकसित हुई थी। तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो 1 और 3 सही है, डी ऑप्शन में अवेलेबल है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 9 में डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।
वेदांत की शाखाएं हैं और उसको आपको जोड़ी मिलाना है कि कौन कौन से वेदांत के जो दार्शनिक थे उन्होंने कौन कौन से अपने वाद दिए थे या उनकी कौन कौन से फिलॉसफीज थी। तो पहला है शंकराचार्य, हम सबको पता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अद्वैत। दूसरा है रामानुजाचार्य, विशिष्ट द्वैतवाद, और माधवाचार्य थे वह द्वैतवादी थे। तो शंकराचार्य का 3, रामानुजाचार्य का 1 और इसका हो गया 2। तो 3, 1, 2 ऑप्शन देख लीजिए कहां पर है, ए ऑप्शन में ही अवेलेबल है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 10 में सिंपल था, ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। सांख्य दर्शन के बारे में यहां पर क्वेश्चन है ना, और आपको 2 स्टेटमेंट है, उसमें आपको कौन सा सही है बताना है। पहला, पुरुष और प्रकृति दोनों स्वतंत्र और अनादि थे, तो ये द्वैतवादी था, बिल्कुल सही है। दूसरा, सांख्य दर्शन ईश्वर को सृष्टिकर्ता मानता है। सांख्य दर्शन के हिसाब से ईश्वर सृष्टि के उत्पत्ति का कारक नहीं है, याद रखिएगा। तो यहां पर स्टेटमेंट गलत है, तो केवल एक सही है, ए ऑप्शन यहां पर अगेन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको याद रखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अकॉर्डिंग टू जैन फिलॉसफी, जैन दर्शन के अनुसार हिंसा सर्वोच्च धर्म है। हिंसा नहीं है भैया, क्या है, अहिंसा। कभी कभी हम पढ़ने में गलती कर देते हैं और मन में कुछ और सोच रहे होते हैं, आंसर पता होते हुए भी गलत कर देते हैं। तो यहां पर हिंसा नहीं, अहिंसा सर्वोच्च धर्म है, जो तो एक स्टेटमेंट गलत है। अनेकांतवाद सत्य की बहुलता को स्वीकार करता है। अनेकांतवादा एक्सेप्ट दी प्लुरलिटी ऑफ ट्रुथ। ठीक है, अब अनेकांतवाद क्या बोल रहा है कि एक सत्य नहीं हो सकता दुनिया में, हर व्यक्ति का अपना अपना सोच है, अपने अपने विचार है, अपने अपने फिलॉसफी है, अपने अपने देखने का नजरिया है। तो इस हिसाब से जो है हर व्यक्ति का अपना सच होता है, तो इसको बोलते हैं प्लुरलिटी या प्लुरलिज्म, तो इसको अपन सही मानते हैं। तीसरा, स्यादवाद पूर्ण निश्चितता पर आधारित है। स्यादवाद इज बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट सर्टेनिटी। अब ये स्यादवाद का जो प्रश्न है वो क्या बोलता है कि जो अलग अलग तथ्य हैं वो आप सबको जब एनालाइज करोगे तब एक नया तथ्य निकल करके आता है जो सही होता है। तो ये एब्सोल्यूट ट्रुथ की तरफ आगे बढ़ाता है क्या, स्यादवाद। इसको सप्तभंगी न्याय भी कहा जाता है, किसी एक घटना को 7 अलग अलग तरीकों से देखना, यह है क्या, सप्तभंगी न्याय, जो स्यादवाद का ही एक टूल है। तो यहां पर 2 और 3 सही है, बी ऑप्शन में करेक्ट है, 1 गलत है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में आप बी ऑप्शन करेक्ट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, है ना। यहां पर 3 स्टेटमेंट है, जैन दर्शन या बौद्ध दर्शन से रिलेटेड है, 3 अलग अलग स्टेटमेंट है। पहला, बौद्ध दर्शन में आत्मा का निषेध किया गया है। द सोल इज डिनाइड इन बुद्धिस्ट फिलॉसफी। क्या बुद्धिज्म में आत्मा को मान्यता है, नहीं है। ठीक है, तो डिनाई किया गया है, बिल्कुल सही। दूसरा, जैन दर्शन में अनेकांतवाद की अवधारणा है। देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अनेकांतवाद इन जैन फिलॉसफी, अभी हमने पढ़ा, बिल्कुल सही। तीसरा, चार्वाक दर्शन वेदों की प्रमाणिकता स्वीकार करता है। चार्वाक फिलॉसफी एक्सेप्ट दी ऑथेंटिसिटी ऑफ दी वेदा, बिल्कुल गलत। चार्वाक वेदों में बिलीव करता ही नहीं। ठीक है, तो 1 और 2 सही है, ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो चार्वाक हर उस चीज को डिनाई करता है जो तकलीफ दे, जो जिसके बारे में प्रूफ ना हो, ठीक है, जो दिखाई ना दे, सिर्फ प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता है, सुख को ही कामना, सुख को ही अपना जो है वो अंतिम सत्य मानता है। ठीक है, तो यहां पर 1 और 2 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 14। परसेप्शन, इन्फेरेंस, एनालॉजी and words are the means of knowledge. The above statement is related to प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण, ये ज्ञान के साधन है। अब कौन से फिलॉसफी में इसको ज्ञान का साधन माना गया है, इसमें आप याद रखिएगा, वैशेषिक, सांख्य, बौद्ध, न्याय। ठीक है, तो न्याय फिलॉसफी जो है वो बेसिकली किसको मानता है, इन सारे को सोर्स के रूप में मानता है। किसको, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब यहां पर क्या है, फिलॉसफी में प्रत्यक्ष का मतलब सिर्फ आंख से दिखना नहीं है, आपकी 5 इंद्रियां जो है वो अपने अपने सब्जेक्ट की तरफ आगे बढ़ती है, ये उनके आंखें हैं। जैसे आपकी त्वचा स्पर्श करती है तो उसकी वो आंखें हो गई, आंख देखती है तो देखना उसका, है ना, प्रत्यक्ष हो गया। आपकी जीभ जो है वो टेस्ट ले सकती है, टेस्ट, है ना, वो कर सकती है, तो वो उसका प्रत्यक्ष होगा कि आपके जीभ ने प्रत्यक्ष किया किसका, किसी स्वाद का।
है ना, नाक ने प्रत्यक्ष किया किसका, किसी स्मेल का, तो ये प्रत्यक्ष का मतलब यहां पर दर्शन में ये होता है। अनुमान लगाना, ठीक है, तो पता ही है आपको, उपमान और शब्द प्रमाण, ये सबको कौन मानता है, सांख्य दर्शन। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15, ज्ञान ही मुक्ति का साधन है, कर्म नहीं, यह कथन किस दर्शन से संबंधित है? नॉलेज इज द मीन्स ऑफ लिबरेशन नॉट एक्शन, द स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू विच फिलॉसफी? तो यहां पर आप याद रखिएगा, जहां पर भी ज्ञान की बात आती है वहां पर सबसे पहले नाम आता है अद्वैत सिद्धांत का या अद्वैतवाद वेदांत का। ठीक है, वेदांत यानी कि जो शंकराचार्य का अद्वैतवाद है वो पूर्णतः किस पर आधारित है, नॉलेज यानी कि ज्ञान पर आधारित है। ठीक है, अलग अलग मार्ग बताए गए हैं ईश्वर मोक्ष की प्राप्ति के, लाइक प्रेम मार्ग, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग मार्ग हैं। ठीक, कुछ लोग तो मानते ही नहीं उसको, जैसे चारवाक। तो यहां पर अगर ज्ञान कहीं पर भी आ जाए कि ज्ञान को कौन सर्वोच्च मानता है, तो हमेशा किसका नाम आएगा, अद्वैत वेदांत का ही नाम आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? निम्न में से कौन से युग में सही सुमेलित है? मीमांसा, सांख्य दर्शन, सॉरी यहां पर थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ये तो पहला में दोनों ही ऑप्शन जो है दर्शन ही है, तो ऑलरेडी गलत हो जाता है, कोई बात नहीं। कपिल वैशेषिक के थे क्या? बिल्कुल नहीं। कपिल किसके थे? सांख्य के। पतंजलि योग दर्शन के थे क्या? हाँ। कणाद न्याय के थे क्या? नहीं। कणाद किसके थे? वैशेषिक के, वैशेषिक, है ना। तो यहां पर सिंपल है क्वेश्चन, बहुत इजी वाला था, पतंजलि योग दर्शन जुड़ा हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। भारत सोने की चिड़िया है, यह कथन किस विदेशी यात्री की धारणा को दर्शाता है? इंडिया इज अ गोल्डन बर्ड, या गोल्डन स्पैरो आता है वैसे तो, गोल्डन स्पैरो, स्पैरो। ठीक है, दिस स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट टू बिलीव विच फॉरेन ट्रेवलर? किस विदेशी यात्री ने भारत को इस प्रकार से या अपने वर्णन में दर्शाया था? तो याद रखना ये मार्को पोलो जो था, इटली से आया था मार्को पोलो। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि मार्को पोलो किस समय पर, किसके टाइम पर आया था, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक, इटली का यात्री था, कब आया था ये आपको बताना है। तो ये स्टेटमेंट या ये जो कथन है वो किसके अकाउंट से हमको मिलता है या किससे इसका संबंध निकल करके आता है? तो मार्को पोलो से ही आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित ऐतिहासिक कथनों को उनके लेखकों व्यक्तित्वों से सुमेलित कीजिए। यहां पर कुछ स्टेटमेंट से कथन है और आपको फिर उसको जोड़ना है कि किसने इसको कहा था। भारत में गांव छोटे गणराज्यों की तरह होते हैं, ये स्टेटमेंट किसका है? तो याद रखिएगा ये स्टेटमेंट दिया था चार्ल्स मैटकॉफ ने। ठीक है, मैटकॉफ है ना। तो ये भारत में गांव जो है वो छोटे गणराज्यों की तरह होते हैं, मतलब एक ऐसा गांव अपने में एक प्रकार की सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी थी। ठीक है, तो उनको किसी की जरूरत नहीं होती थी, तो उस संदर्भ में इसको कहा गया था। दूसरा, भारत की संपत्ति का निरंतर अपवाह इंग्लैंड की ओर हो रहा है, ये तो बहुत फेमस स्टेटमेंट है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दादा भाई नौरोजी की। और 1857 का रिवोल्ट केवल सैन्य विद्रोह नहीं था, ये कार्ल मार्क्स का स्टेटमेंट है। ठीक है, तो यहां पर 1 2 3 तीनों जोड़ लिया हमने, किससे? एक को हम जोड़ सकते हैं सी, 2 को जोड़ लिया हमने ए के साथ, और बी को जोड़ लिया हमने 3 के साथ। ठीक है, तो सी ए बी जोड़ लीजिए। सी ए बी कहां पर है? सी ए बी ये वाले स्टेटमेंट है। तो अच्छा, यहां पर थोड़ा गड़बड़ हो गया, ए बी सी डी। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक तरफ दार्शनिक है, मतलब स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट और किसी दार्शनिक का कथन है, तो कहां कहां से निकल करके आता है? जैसे अहिंसा परमो धर्म, ठीक है, वो इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा। ये किसका स्टेटमेंट है? महावीर स्वामी का। संसार दुखमय है, सबको पता है, और ये बताया किसने? भगवान बुद्ध ने। और सत्य हिंसा सत्य ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो बहुत फेमस स्टेटमेंट है शंकराचार्य का, सिंपल है। तो सही युग में सुमेलित कौन कौन से हैं? तो सभी युग में सुमेलित है। ठीक, 1 2 3 तीनों ही सुमेलित है। ठीक है, यहां पे भी जुड़ा हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20,
मैच द फॉलोइंग वाला स्टेटमेंट है, फिर से यहाँ पर एक तरफ यात्रियों के नाम है और उसके अगेंस्ट उनके विवरण है जिन्होंने भारत में आकर के भारत के बारे में कुछ विवरण दिया हुआ था। इब्न बतूता, मार्को पोलो, अब्दुल रज्जाक। ठीक है, इब्न बतूता ने भारत में डाक व्यवस्था के बारे में लिखा था, याद रखिएगा। मार्को पोलो ये दक्षिण भारत के साथ भारत के व्यापार के बारे में विवरण करता है, और अब्दुल रज्जाक ये विजयनगर की भव्यता के बारे में बताता है अपने अकाउंट में। तो यहाँ पर 20 में आप मिला लीजिए, एक किसके साथ, एक तो एक ही के साथ है, बी का 3 और सी का 2, 1 3 2 मिला लीजिए, कहां पर है 1 3 2। ठीक है, ये हमारे पास डी ऑप्शन हम देख सकते हैं, क्या 1 3 2 डी ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 में आप डी ऑप्शन करेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं पहले, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को। मैच द फॉलोइंग ट्रेवलर्स विथ देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स, निम्न में से यात्रियों को उनके काल से सुमेलित करना है आपको, किस समय पर कौन सा यात्री किसके समय पर आया था। तो डायनोसियस ये आया था मौर्य काल में, एक डायमेकस भी आया था ना बिंदुसार के समय पर, डायमेकस और डायनोसियस। इसके लिए थोड़ा सा डिस्प्यूट है कि डायनोसियस बिंदुसार के समय पर आया था कि अशोक के समय पर, तो लेकिन आया तो मौर्य काल में था, तो दिक्कत नहीं है हमारे पास इस क्वेश्चन में। फाहियान गुप्त पीरियड में आया था, इसने चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आया था, और उसने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत सारा जिक्र करा है ना, तो वो ध्यान रखिएगा। ठीक, निकोलो कोंटी संगम वंश के समय पर आया था। ठीक, तो यहां पर सिंपल क्वेश्चन है, ए का 2, बी का 1 और सी का 3। तो 2 1 3 कहीं दिख रहा है आपको, 2 1 3 सी ऑप्शन में अवेलेबल है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 21 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं याद रखिएगा। चलिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोई बुक है, बहुत पुरानी बुक है, 1st सेंचुरी एडी की, जो बिना किसी लेखक के मिलती है, मतलब वो कौन लिखा है उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है, लेकिन बहुत फेमस किताब है जिससे बहुत सारी भारतीय और व्यापारिक जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट है, देखते हैं क्या पूछ रहा है। दिस टेक्स्ट इज बिलीव्ड टू हैव बीन रिटन इन द 1st सेंचुरी एडी, यह ग्रंथ प्रथम शताब्दी ईस्वी में रचित माना जाता है, बिल्कुल सही है। इसका लेखक एक यूनानी व्यापारी या नाविक था, न कि कोई दरबारी इतिहासकार, बिल्कुल सही। अगर होता तो उसके बारे में जिक्र मिलता, इसमें किसी भी व्यक्ति का राज दरबार का कोई जिक्र नहीं है। सिंपल इसमें भौगोलिक दशाओं के बारे में, व्यापार के बारे में बहुत सारा जिक्र मिलता है। ठीक है, इसमें भारतीय पश्चिम तट के बंदरगाहों जैसे भड़ौच और मुजरिश का विस्तृत विवरण मिलता है, बिल्कुल सही है। ठीक, और इसमें मौर्यकालीन भारत की राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन प्रमुखता से मिलता है, बिल्कुल गलत। मौर्य काल के बाद आया था तो उसके पहले हम जानकारी ये देता नहीं है। ठीक है, तो 1 2 3 सही है, चौथा गलत है। ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शन यहाँ पर, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो 1 2 एंड 3, तो यहाँ पर 22 में आपको सी ऑप्शन करेक्ट लेना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नॉन अलाइन मूवमेंट। अच्छा, यहां पर क्वेश्चन अब थोड़े से स्वतंत्रता के बाद के क्वेश्चन है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन NAM नाम एंड नॉन अलाइनमेंट है ना, जो अपना वो था मूवमेंट नेहरू जी का, उनके संदर्भ में क्वेश्चन पूछ रहा है। भारत इसके संस्थापक देशों में शामिल था, बिल्कुल शामिल था। जब दुनिया में 2 फाड़े हो गए थे, एक तरफ रशिया एक तरफ अमेरिका, तो आधे देश रशिया के साथ आधे देश अमेरिका के साथ। तो यहाँ पर भारत के पास दिक्कत ये थी कि दोनों हमारे दोस्त थे, तो हम दोनों से बगावत या दोनों के किसी एक के पास जाकर के दूसरे को नाराज नहीं कर सकते थे। तो इसलिए हमने कहा कि हम तीसरा मनाएंगे। यही जो देश है ना, जो नाम वाले, आज जो है वो तीसरी दुनिया के देश कहलाते हैं। ठीक है, 3rd ग्रेट कंट्री। इसका उद्देश्य सैन्य तटस्थता तक सीमित था। इट्स ऑब्जेक्टिव वॉज लिमिटेड टू मिलिट्री न्यूट्रलिटी। देखिए, सिर्फ सैन्य उद्देश्य नहीं था, इसके बहुत सारे उद्देश्य थे, आर्थिक, व्यापारिक, सामाजिक, ये सारे। तो दूसरा स्टेटमेंट तो गलत है। तीसरा, जवाहरलाल नेहरू इसके प्रमुख वैचारिक समर्थक थे, है ना, तो ये स्टेटमेंट तो इन्हीं, मतलब शुरुआत यही इन्होंने किया था, तो ये बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 इसमें सही है और दूसरा गलत है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 24, पढ़िए ध्यान से क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधुनिक इतिहास के संदर्भ में है क्वेश्चन। भारत में गरीबी और गैर ब्रिटिश शासन, ये किसकी है? दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। ठीक है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बुक है, बड़े फेमस। दूसरा, भारत का आर्थिक इतिहास, RC दत्त, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये बुक का नाम है।
भारत का आर्थिक इतिहास, इकोनॉमिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसकी है आरसी दत्त की। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया, महात्मा गांधी, ये स्टेटमेंट गलत है, ये नेहरू जी की बुक है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक, जीएल नेहरू। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, केवल 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड बी सही है, ठीक। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 25, मैच द फॉलोइंग अगेन। एक तरफ बुक के नाम है और उनके संबंधित वंशों के बारे में जानकारी के बारे में है, ठीक है। रज़्मनामा, सिराय अकबर, तबकाते नासरी और रेहला, ठीक। देखो रज़्मनामा जो महाभारत का एक फारसी रूपांतरण है या ट्रांसलेशन है, वो अकबर के समय पर हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। मुझे बताइए कि रज़्मनामा के राइटर कौन थे, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए। सिराय अकबर दारा शिकोह की रचना है, ठीक है, ये धार्मिक सहिष्णुता पर लिखी गई किताब है, ठीक है, बहुत अच्छी किताब है सिराय अकबर। और ये किसके समय की है, तो शाहजहां का बेटा कौन था, दारा शिकोह, तो यहां पर शाहजहां के काल की आ जाएगी, क्योंकि खुद का उसका काल तो बेचारे का आया नहीं कभी। तबकाते नासरी और रेहला, तो तबकाते नासरी ये तो किसकी है, गुलाम वंश के समय की है, क्यों, क्योंकि इसका जो राइटर है वो इल्तुतमिश का दरबारी था, इल्तुतमिश, और राइटर का नाम आप बताएंगे तबकाते नासरी का, ठीक है। और रेहला इब्न बतूता, जो कि तुगलक काल से रिलेटेड है, मतलब तुगलक वंश की जानकारी इससे मिल जाती है, खास करके मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो यहां पर रज़्मनामा मतलब कि 3A, बी आप जोड़ लीजिए कहां से, सिराय अकबर 4, तबकाते नासरी 1 और फिर क्या बच गया 2, तो 3 4 1 2 ऑप्शन दिख रहा है, 3 4, मैंने गलत कर दिया क्या, रेहला 3 4 1 2, 3 4 2 1, खैर इसमें थोड़ा मिस्टेक है, 3 4 1 2 होना चाहिए इसको, ठीक है, सुधार लीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। 25 में आप आंसर ये ले लीजिएगा, है ना, बाकी जुड़ा तो सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे 26 क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से पढ़िएगा क्या पूछ रहे हैं। Which of the following conclusions can be drawn from फाहियान्स अकाउंट, फाहियान के विवरण से निम्न में से कौन सी निष्कर्ष निकाला जा सकता है। पहला, गुप्त काल में दंड व्यवस्था कठोर थी, द पिनल सिस्टम वाज हार्श ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, बिल्कुल गलत, क्योंकि उसने लिखा है कि गुप्त काल में जो दंड व्यवस्था थी बहुत ही सामान्य थी, बहुत अच्छी थी, यहाँ पर कोई हार्श पनिशमेंट लोगों को नहीं दिया जाता था, किसी को मृत्युदंड नहीं देते थे, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, बौद्ध धर्म का व्यापक प्रभाव था, द इन्फ्लुएंस ऑफ बौद्धिज्म वॉज वाइड स्प्रेड, बिल्कुल सही है, यहां पर था, उसने लिखा है। तीसरा, ब्राह्मण धर्म का पतन हो चुका था, ब्राह्मण हैड डिक्लाइंड, बिल्कुल गलत, ऐसा कुछ उसने लिखा नहीं है और ना ही हुआ था। और चौथा, यात्रियों के लिए सरायों की व्यवस्था थी, देयर वॉज अरेंजमेंट ऑफ इन्स फॉर ट्रेवलर्स, बिल्कुल सही। तो यहां पर 2 और 4 सही है ये ऑप्शन के हिसाब से, बाकी 3 और 1 जो है वो गलत है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 में आप आंसर ए ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 में फिर से आपके समक्ष क्या है, बुक से और उसके जोड़ी मिलाओ में आपको बताना है, ठीक। क्या पूछ रहा है, अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, राजतरंगिणी, बुद्ध चरित, कौन कौन किस किसका राइटर है बताना है। सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र सबको पता है, कौटिल्य। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है, राजतरंगिणी कल्हण की है, बौद्ध चरित अश्वघोष की है। सिंपल है, 1 2 3 4 कहीं दिख रहा है क्या, चौथा ऑप्शन, ठीक, सिंपल है। तो 27 में आप सिंपली जोड़ सकते हैं इसको, ठीक। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 28। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट इन इंडिया। अच्छा, ये स्वतंत्रता के बाद का क्वेश्चन है कि भारत में प्रांतों के विलय के संबंध में विचार करें। तो सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है, भारत का एकीकरण या यूनिफिकेशन करने के लिए। दूसरा, हैदराबाद का विलय ऑपरेशन पोलो के माध्यम से हुआ था, बिल्कुल सही है, वहां पर हमको अपना पुलिस और मिलिट्री भेजना पड़ गया था, ठीक है, रजाकारों से लड़ने के लिए, तो यहां पर दूसरा भी सही है। तीसरा, जूनागढ़ का विलय जनमत संग्रह की भूमिका रही, बिल्कुल 99% लोगों ने वहां पर साथ दिया भारत का, ठीक है, तो यहां पर तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो यहां पर आपका डी स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 2 3 तीनों सही, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, और आप पूरे
है ना। इसका 29 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भूदान आंदोलन के संदर्भ में निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए। यहां पर भूदान मूवमेंट से क्वेश्चन है। पहला, भूदान आंदोलन की शुरुआत 1951 में आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव से हुई थी। जो पहला गांव था वो आंध्र प्रदेश ही था जहां से भूदान मिला था, किसको, विनोबा भावे से। ठीक है, दूसरा मतलब विनोबा भावे ने इसको शुरुआत करा था। दूसरा, यह आंदोलन अहिंसा नैतिक अपील पर आधारित था, न कि कानूनी बाध्यता पर। बिल्कुल सही, इसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी बाध्यता नहीं थी, क्योंकि इसको विनोबा भावे ने एक नैतिकता और अहिंसात्मक रूप से चलाने का प्रयास किया था गांधीवादी विचारधारा के तहत, ताकि लोगों को जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन मिल जाए, जिनके पास एक्सेस मात्रा में जो है जमीन है उनको, है ना, उनसे थोड़ा लेकर के दूसरों को दिया जाए, तो एक सामाजिक समानता बनाने के लिए। तीसरा, इस आंदोलन का उद्देश्य केवल भूमिहीन किसानों को भूमि देना था, न कि भूमि व्यवस्था में परिवर्तन। अब देखिए, ये क्वेश्चन पूरा गलत नहीं है, पूरा सही भी नहीं है, तो अपन उसको गलत मान के चलते हैं, क्योंकि इसका उद्देश्य केवल भूमिहीन किसानों को भूमि देना था ऐसा नहीं है। इसमें और भी बहुत सारे लक्ष्य थे, कि लोगों को जागरूक करना, ठीक, गरीबी के खिलाफ अवेयर करना, लोगों के अंदर एक भावना प्रेरित करना कि जो आपसे नीचे के लोग हैं उनको उठाना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। एक प्रकार का जो ट्रस्टीशिप सिद्धांत था गांधी जी का, ट्रस्टी सिद्धांत, उसके जैसा था ये। ठीक, तो तीसरा स्टेटमेंट यहां पर हम थोड़ा गलत मान सकते हैं। तो 1 और 2 सही है, 3 गलत है। ये ऑप्शन इस हिसाब से करेक्ट होगा, 1 और 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का और इस पूरे 30 कदम सीरीज का अंतिम क्वेश्चन क्या है, सिंधु जल संधि के बारे में बताना है। यह भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुआ था 1960 में। कब? 1960 में। बिल्कुल सही। इसने भारत को पूर्वी नदियों और पाकिस्तान को पश्चिम नदियों का अधिकार दिया था। ठीक है, यह भी स्टेटमेंट सही है। हालांकि बहुत लंबी चौड़ी संधि है, आप इसको पढ़िएगा ध्यान से, पूरा डिटेल में यहाँ पे चर्चा नहीं कर सकते। और यह संधि भारत पाक युद्धों के दौरान पूर्णतः स्थगित कर दी गई थी। देखो, भारत में जो अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसको युद्ध नहीं माना जाता, याद रखिएगा, है ना ये। और उसके पहले 99 में, 1965 में, 1971, 2 और 47, इसमें कभी भी ये सिंधु जल संधि समझौता जो है वो सस्पेंड नहीं किया गया था। ये पहली बार हुआ था इस समय पर, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर केवल 1 और 2 सही है, 3 गलत है, तो भी ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये करंट में भी था, इससे थोड़ा सा और आप जाकर के इस पर विविध थोड़ा विस्तृत चर्चा कीजिएगा अपने घर जाकर के, सॉरी अपने मतलब घर ही में होंगे आप लोग तो, और वहां पर थोड़ा इसको देख लीजिएगा कि इसमें कौन कौन चीजें क्या क्या थी, कब कब क्या क्या चीजें हुई थी इसमें, तो वो इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो चलिए ये आज का हमारा टॉपिक भी खत्म होता है विविध वाला, और ये पूरा सीरीज जो 30 प्रश्नों का था, 30 वीडियो का था, 30 टॉपिक का था, ये भी खत्म होता है। हमने इसमें कोशिश किया है कि पूरे के पूरे हिस्ट्री सब्जेक्ट को विथ फिलॉसफी को हम इसमें ऐड करके आप तक एक बेहतर प्रश्नों की श्रृंखला प्रस्तुत कर पाएं, जिससे आपको आपके आने वाले प्रीलिम्स एग्जाम में काफ़ी सहूलियत हो। और न सिर्फ प्रीलिम्स में, आने वाले जितने भी एग्जाम हैं आपके पूरे साल भर और आने वाले 1-2 साल में, उसमें भी आपको इससे बहुत सारे जानकारियाँ, क्योंकि ये डेटा तो चेंज होने वाला है नहीं अधिकतर, उसमें इतिहास में कुछ बदलेगा नहीं, तो ये चीज़ें हमेशा आपके लिए बनी रहेगी। तो इस प्रकार से ये आपके आने वाले बहुत सारे एग्जाम्स के लिए भी काम आएगा। ठीक है, तो प्रीलिम्स के लिए आपको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं, और इसी के साथ नमस्ते, जय हिंद।